तो एक्चुअल में हमारा स्टैंडिंग वेव रेशियो जो होता है वो एक्चुअल में होता है आपका S इक्वल्स टू इट्स 1 प्लस नीटा डिवाइड बाई 1 माइनस नीटा। ध्यान रखना ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया जाता है इसका, ठीक है ना। ओके, जैसे देखो इसके लिए अगर हम लोगों ने डिफाइन किया था तो नीटा की वैल्यू -1 थी, सही है। क्या बनेगा, इट्स 1 माइनस, ओके 1 प्लस -1 का मैग्नीट्यूड करोगे 1 मिलेगा, डिवाइड बाई 1 माइनस -1 का मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। परफेक्ट है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ओके, इसी तरीके से मैंने अभी जो आपको बताया था कि अगर आपका मीडियम सेम रहे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इट्स 1 माइनस 0, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। मतलब आप एक बात बोल सकते हो कि स्टैंडिंग वेव रेशियो की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली आपकी 1 से इन्फिनिटी के बीच में क्या करती है, वेरी करती है, एंड इट्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसका क्या होता है, मोड होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है और इसकी वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है और हमेशा याद रखना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे चल सकते हैं, बिल्कुल। और देखो जरा ध्यान से, इनको मैं हटा दूं सबको, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सर स्टैंडिंग वेव हमें समझ में आ गया। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, एक एक बात को अगर आप परफेक्टली तरीके से समझोगे तो सारी चीजें बड़ी सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक मैं जनरल केस लेके दिखा रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एनी जनरलाइज केस, कोई भी एक जनरलाइज केस मैं लेके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो जरा, मैंने बोला कि सर मान लो ये आपका एक मीडियम 1 है, ठीक है, और इधर वाला है आपका मीडियम 2। जब मीडियम 2 हम लोगों ने एक परफेक्ट सुपर कंडक्टर ले लिया था तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि नीटा 2 की वैल्यू तो 0 ही हो गई थी, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो हम लोगों ने ट्रांसमिशन देखा ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल। मान लो मैंने बोला कि ये आपका कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये दूसरा भी आपका कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एक भी डाइलेक्ट्रिक है दूसरा भी डाइलेक्ट्रिक है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड या दोनों का इंटरसेनिक इंपेडेंस अलग अलग है। सही बात है, ओके। या मान लो कि पहला आपका ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ओके, और ये आपका कोई जनरलाइज मीडियम है, कोई भी, इसका इंपेडेंस नीटा 1 है और इसका इंपेडेंस आपका नीटा 2 है, जनरलाइज कोई भी। सही बात है, बिल्कुल। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल कि ये कौन सा मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, मैंने बोला या इसको डाइलेक्ट्रिक भी मतलब आप बोल लो मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ठीक है ना, ये नीटा 1 है, ये नीटा 2 है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलें, सोचे जरा इसके बारे में। ओके, अगर मान लो इसमें कोई वेव आएगी, मान लो ये इंसिडेंट है, तो सर इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है, और कुछ पोर्शन आगे क्या कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सही है, ओके। अगर मैंने बोला कि अगर मैं इंसिडेंट में और रिफ्लेक्शन में अगर इन दोनों में रिलेशन देखूं, इंसिडेंट में और ट्रांसमिट में दोनों में अगर मैं रिलेशन देखूं, तो मुझे पता है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है वो एक्चुअल में मेरा ये होता है कि कितना रिफ्लेक्शन हुआ इंसिडेंट वेव में से, यही होता है बेटा, बिल्कुल यही होता है। तो अगर मैंने रिफ्लेक्शन वेव को देखा कि E ऑफ R क्या होना चाहिए, तो वो एक्चुअली क्या होगा कि ये वाली वेव इधर जाएगी, तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विद E ऑफ I के बराबर हो जाएगा। बताओ क्या यही बनेगा क्या? एग्जैक्टली वही पुरानी वाली कहानी है, बिल्कुल, कि वेव जा रही है आपकी मान लो Z डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो आपका X डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका मान लो कौन सी डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। वेव इधर से आ रही है और यूं जा रही है, क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो कुछ वेव का पोर्शन आया, यहां से टकरा के कुछ वापस चला गया, कुछ थोड़ा सा आगे गया। अब कितना पोर्शन वापस जाएगा भाई? प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमारा पूरा का पूरा 100% पोर्शन वापस जा रहा था, सही बात है ना, बिल्कुल सही है। तो आगे बिल्कुल नहीं गया था, तो पूरा का पूरा आपका क्या हो गया था, स्टैंडिंग वेव हो गया था, बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पे अगर मैं देखूंगा तो कुछ पोर्शन जाएगा, अब कितना जाएगा वो तो ये डिसाइड करेगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना है, बिल्कुल सही है। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो आई कैन से कि सर ये नीटा 2 माइनस नीटा 1 डिवाइड बाई नीटा 2 प्लस नीटा 1 होगा। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि ये मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, हटा दो, मान लो ये मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये कोई सुपर कंडक्टर नहीं है, सही बात है। तो ये नीटा 2 नीटा 1 नीटा 2 नीटा 1 ये तो आपके सारे के सारे रियल पोर्शन नहीं होंगे, कुछ अलग अलग पोर्शन होंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर अलग अलग पोर्शन होंगे तो नीटा का कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, साथ के साथ में नीटा के साथ में कुछ ना कुछ उसका एंगल भी आएगा, सम एंगल फाई। बताओ आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना, डेफिनेटली तरीके से आएगा, बिल्कुल सही है सर, इसका कुछ ना कुछ एंगल भी जरूर आएगा, और कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, कुछ एंगल आएगा, क्योंकि इन सबके साथ में भी एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो ये भी फेजर फॉर्म में आएगा, बिल्कुल आएगा।
अब चलो एक बात बताओ, हमको ये तो पता है कि स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट कहाँ करेगी, स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करेगी मीडियम नंबर 1 में। अब मीडियम नंबर 1 में स्टैंडिंग वेव की एक खास बात होती है कि जितना आपका इंसिडेंट हो उतना का उतना रिफ्लेक्शन हो। तो स्टैंडिंग वेव कौन सा वाला रेशियो बताएगा भाई? एक बात बताओ, मान लो यहां से कोई वैल्यू आई 100, अब वो यहां से टकरा के वो इधर आ रही है 100, यहां से टकरा के वापस जा रही है 30 और 70 वैल्यू आगे हो रही है ट्रांसमिट। तो स्टैंडिंग वेव को कौन दिखाएगा? अब यहां पे दो काम हो गए कि आने वाली वेव में ये 70 हो गया ट्रांसमिट, और बची हुई जो इसकी 30 थी वो जा रही है वापस। तो मतलब इसकी 30 आने वाली और इसकी 30 वापस जाने वाली, ये दोनों मिलके बनाएगी स्टैंडिंग वेव। और ये जो इधर से इधर जा रही है, जो 70 जो जा रही है, ये बनाएगा आपका क्या? ट्रांसमिटेड वेव। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो मीडियम नंबर 1 में दो तरह की वेव हो चुकी है। एक जनरलाइज एक्सप्रेशन में मीडियम नंबर 1 में दो तरह की वेव हो चुकी है। कौन कौन से? कि आने वाली वेव का एक तो वो पोर्शन जो आगे ट्रांसमिट हो रहा है जो 70 है, और वो पोर्शन जो वापस से रिफ्लेक्ट हो रहा है जो 30 है। तो इसका 30 आया और 30 वापस चला गया, तो ये दोनों मिलके तो बना लेगी स्टैंडिंग वेव। और इसका ये वाला जो 70 पोर्शन जो इधर से आया और आगे चला गया, ये बनाएगा ट्रांसमिट वेव। तो अगर मैं पूरे मीडियम 1 में देखूं तो दो तरह की वेव मिलेगी, ट्रांसमिट वाली भी मिलेगी और स्टैंडिंग वाली भी मिलेगी। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल सही है। अब देखो जरा, सर इंसिडेंट वेव क्या है? बेटा एक्स डायरेक्शन में है, बिल्कुल है। कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है। e की पावर माइनस ऑफ गामा जेड, क्योंकि जेड डायरेक्शन में उसका क्या है? प्रोपोगेशन है। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, मैंने बोला सर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, रिफ्लेक्शन वेव कितनी होगी, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में ही है, बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड आ रहा है e ऑफ आर नीटा, और यह आ रहा है आपका e ऑफ आई, बिल्कुल सही है। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो गया, ये हो गया आपका ई नोड हो गया, ये आ गया e की पावर, और माइनस जेड डायरेक्शन में जा रही है तो ये हो जाएगा गामा इंटू जेड के बराबर हो जाएगा। यहां तक आई थिंक हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सॉलिड काम है हमारा, बिल्कुल सही है ना? ओके, ये आपका ई नोड e की पावर गामा इंटू जेड, ये नीटा, और नीटा का कुछ ना कुछ एंगल भी होगा, बिल्कुल सही है। तो नीटा एक्चुअल में आपका, यहां मैं नीटा लिख देता हूं, नीटा एक्चुअल में आपका ऐसा है कि नीटा विद सम एंगल फाई। अब ये तो आपका कौन सा पोलर फॉर्म हो गया। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इट्स नीटा e की पावर आयोटा फाई, यही होगा रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इस नीटा को मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या बनेगा? देखो, ये अगर e ऑफ r को आपने ओपन करके लिखा तो ये कुछ ऐसा है कि नीटा है आपका एक्चुअल में नीटा का मैग्नीट्यूड e की पावर आयोटा फाई, परफेक्ट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये है आपका गामा, गामा होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, परफेक्ट है। तो ओपन करोगे तो e की पावर अल्फा z बनेगा, e की पावर आयोटा बीटा z बनेगा। मीडियम नंबर 1 की है, 1 1 1 लिख लेना 60 जगह, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिहेवियर कुछ ऐसा बनेगा सर, एकदम परफेक्ट है, ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल सही बात है सर, ये वाला बिहेवियर बनेगा। अब देखो, ये वाला कंपोनेंट तो पूरा मिलके किसको बना रहा है? मैग्नीट्यूड को बना रहा है। e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? एंगल दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। ये पूरा तो हो गया मैग्नीट्यूड, ओके। तो मैं बोल दिया इसको कि ये हो गया आपका नीटा, और ये पूरा का पूरा हो गया e ऑफ r का मैग्नीट्यूड। ये आपका e0 लिख देता हूं पूरे को, चलेगा? अरे भाई ये इसके साथ मिलके भी पूरा क्या बना रहा है? मैग्नीट्यूड बना रहा है। e0 डैश लिख दो, आपको जो भी लिखना हो, सही बात है, ओके। ये हो गया e की पावर, ये फाई गया आयोटा, ये हो गया फाई प्लस बीटा जेड, या बीटा जेड प्लस फाई, आपको जो भी लिखना हो, परफेक्ट है। इसी तरीके से यहां देखोगे तो ये भी ओपन होगा, तो यहां पे भी वही आपका ई नोड का डेस बन जाएगा, ई की पावर अल्फा जेड आएगा, और ई की पावर माइनस आयोटा बीटा इंटू जेड बन जाएगा। एक इक्वेशन बनी है ये वाली, एक इक्वेशन बनी है ये वाली। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ सही है ना? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं मीडियम 1 की बात करूं, कहानी समझ में आ रही है? तो मीडियम 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E ऑफ 1 कितना है? सर दो वेव है, एक इंसिडेंट है, बिल्कुल परफेक्ट है, दूसरा कौन सा है? रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल परफेक्ट, दोनों है यहां पे। अब इंसिडेंट कितना है? ये वाला है, क्या है भाई? इट्स ई नॉट डैश ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जेड प्लस ये है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट नीटा, इट्स ई नॉट डैश ई की पावर आयोटा इट्स बीटा जेड प्लस 5। परफेक्ट है, यही है कि नहीं है? बिल्कुल। ये क्या दिखा रहा है? ई ऑफ 1 को दिखा रहा है। क्या मीडियम 1 ही वो आपका रीजन है जिसमें आपके स्टैंडिंग वेव जो है वो लाई कर रही है? बिल्कुल सही है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखने की कोशिश करूंगा
तो जरा पहले तो आप मुझे यहीं से सिंपल तरीके से मुझे ये बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। बताओ जरा मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आप जानते हो कि e की पावर आयोटा थीटा जो आपका होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जानते हो ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमेशा 1 होता है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे का आपने मैग्नीट्यूड देखा तो सिर्फ ई नोड होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। मान लो ई नोड को कॉमन भी ले लो आप, ये कॉमन ले लिया, ये ई नोड डैश को आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा है e की पावर माइनस आयोटा बीटा जेड प्लस ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये e की पावर आयोटा बीटा जेड प्लस 5। बताओ यही बचाएगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल सही है ना, यही बचेगा। ओके, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। इसका मैग्नीट्यूड लोगे 1 मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड लोगे 1 मिलेगा, तो 1 प्लस नीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर यहां पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू देखी तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इट्स ई नोट डेस 1 प्लस नीटा। सही है ना। और ये नीटा का क्या था, याद करो, नीटा का ये मैग्नीट्यूड था, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है नीटा, यहां पे कंफ्यूजन क्लियर रखना। क्या यही मिलेगा? बिल्कुल सही है। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू देखूं तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर e की पावर आयोटा, अगर इसका मैंने मैक्सिमम लिया तो ये तो 1 देगा, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, ये फेज डिफरेंस है 5। अब ये 5 पंगा करेगा। 5 पंगा कैसे करेगा? क्योंकि सर 5 जो है ना वो एंगल है किसका, नीटा का। अब ये नीटा है ना, इसकी 2 तरह की वैल्यू हो सकती है। कैसी कैसी वैल्यू हो सकती है समझना। सर इसकी 2 तरह की वैल्यू हो सकती है भाई, नीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अब कैसे समझो भाई, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल किया था, उसमें एक्चुअली हमारे नीटा की जो वैल्यू मिली थी वो नीटा की वैल्यू हमें मिली थी -1। मिली थी कि नहीं मिली थी? बिल्कुल सही है। अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड विद एंगल में लिखूं तो कैसे लिखूंगा बताओ जरा भाई। जैसे मान लो हम 1 को लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं भाई, जैसे ये हमारा x एक्सिस है, मान लो ये y एक्सिस है, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहां कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम पोलर में कैसे लिखते हैं, 1 विद एंगल 0। अगर मान लो यहां होता कोई वैल्यू, या वैल्यू मान लो यहां है, ये है -1, तो यहां से लेके यहां तक इसने एंगल कितना बना लिया, 180 डिग्री। बिल्कुल सही है। अगर मैं -1 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि सर इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ओके, और लेकिन इसका एंगल कितना है, 180 डिग्री है। समझ में आई कहानी? बिल्कुल। तो जब नीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो उसका पॉजिटिव टर्म्स, और साथ में क्या आएगा, एंगल आएगा, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब सोचो अगर फाई की वैल्यू 180 डिग्री हुई, फाई की वैल्यू 180 डिग्री हुई, तो ये वाली पूरी टर्म जो e की पावर आयोटा ये पूरी टर्म है, ये जो मैग्नीट्यूड देगी वो कितना देगी, -1 देगी। मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 होगा पर विद नेगेटिव साइन होगा। सही बात है। तो अगर आपका फेज, अगर फाई आपका कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, अगर फाई आपका 0 रहा, अगर फाई आपका 0 रहा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव टर्म्स में आएगा, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब ये वाली टर्म आपको कब मिलेगी, जब आपका फाई कितना रहेगा, 0 रहेगा। या आप ये बोल सकते हो 0, या आप इसको 360 भी बोल सकते हो भाई, घूम के फिर के पूरा यही आता है ना। बिल्कुल सही है। तो आप ये बोल सकते हो फाई जब आपका 0 रहेगा, या मल्टीपल्स ऑफ 2m पाई बोल दो, 360 270। सही बात है नहीं है? मतलब 360 का मल्टीपल जब होगा तो आपका बिहेवियर ये वाला रहेगा, क्योंकि फाई का बिहेवियर कुछ ऐसा रहेगा। यहां पे माइनस साइन कब आता है, याद करो प्रीवियस एग्जांपल में यहां पे हमारे माइनस साइन था, कब आया था वो, क्योंकि आपके नीटा की वैल्यू -1 थी, क्योंकि फाई आपका कितना हो गया था, 180 डिग्री हो गया था। तो इसकी वैल्यू मिनिमम मिलेगी क्योंकि इसमें से कुछ घटेगा। बिल्कुल परफेक्ट है, घटेगा। तो मतलब क्या होगा कि अगर e ऑफ मैक्स, मतलब अगर आपको E1 की अगर कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो वो कब पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब फाई की जो वैल्यू है वो आपकी पाई के बराबर हो, या मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो। सही बात है। ओके, तो यू कैन से इट्स योर 2m + 1 इंटू किसके बराबर हो, पाई के बराबर हो, तो आपकी वैल्यू नेगेटिव साइन को असाइन करेगी। सही है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा सर ई नोट का डैश, ये हो जाएगा 1, और यहां पे साइन कौन सा आ जाएगा भाई, पाई है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ नीटा। ये नीटा क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि प्लस माइनस साइन तो आप फाई के साथ ले जा चुके हो। सही बात है। तो ये आपका मोड है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि प्लस माइनस का साइन आप फाई के साथ ले जाके बाहर निकाल चुके हो, तो यहां पे आप अगर -1 भी वैल्यू है ना तो बनी रखना। क्लियर है ना। हाँ, तो ये आपका क्लियर है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब स्टैंडिंग वेव क्या होती है सर, ई मैक्स / ई मिन, क्या मिला, तो ये आपको मिल जाएगा 1 + नीटा
डिवाइड बाई 1 माइनस नीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड। बताओ क्लियर है क्या नहीं है कहानी? सही बात है। तो यही तो बोल रहा था मैं आपसे, और कुछ अलग बोल रहा था नहीं। तो ये एक आपका जनरलाइज एक्सप्रेशन हो गया। किसी भी एक्सप्रेशन के लिए अगर आपको बिहेवियर निकालना हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना? बिल्कुल कोई क्लियर नहीं है, बिल्कुल पूरा कंफ्यूजन है। ये आपका E1 जो था ये पूरा का पूरा ये वेव मिला है। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, ये तो क्लियर हो गया भाई। अब इसके एग्जांपल्स करेंगे, स्टैंडिंग वेव का आएगा तो हम डायरेक्ट ये लगाएंगे और हमारा काम बन जाएगा, सही है ना? ओके। अब अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने एक चीज समझाई थी आपको, क्या समझाया था उसके बारे में जरा आप लोग मेरे को थोड़ा सा बताओगे तो थोड़ा सही रहेगा भाई, बताओ। हाँ, यहां से आप एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो समझना, ये ओके यहां तक इसको हटा दो। देखो स्टैंडिंग वेव का मैंने फॉर्मूला निकाल दिया, आपको पता लग गया फाई की वैल्यू कुछ ऐसी होगी तो मैक्सिमम मिलेगा, और 2m+1 पाई के टर्म्स में होगी तो आपको मिनिमम मिलेगा, वो आपका सही है। आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, याद करो। जब हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू देखते हैं तो हम क्या करते हैं भाई? जैसे मैंने बोला कि f ऑफ t मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने बोला इसकी वैल्यू है t² + 2t+1। मैंने बोला फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। भैया अगर टाइम वेरिएबल है तो टाइम के रेस्पेक्ट में करो। क्या बनेगा? ये बनेगा 2t+2। इसको इक्विवेलेंट 0 करते हैं, t की वैल्यू मान लो -1 मिल गई, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। इसी वैल्यू पे मिलता है, सही बात है ना? बिल्कुल सही है सर, इसी वैल्यू पे मिलता है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है इस पूरी इक्वेशन में? एक ही इंसान है, कौन है? जेड। देखो जेड, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सही है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख रहे हो तो आप लोगों से वो ये भी पूछ सकता है कि जेड की कौन सी वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है और कौन सी वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू लाई कर रही है। तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल। इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दो आप जेड के रेस्पेक्ट में, परफेक्ट है। अगर किया तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, E0 मान लो, ओके। e की पावर सम थीटा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, परफेक्ट है। तो ये e की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा z। ऊपर वाले क्या करोगे? आयोटा बीटा जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करना है, बिल्कुल सही है। क्या मिलेगा? माइनस ऑफ आयोटा बीटा। आगे चलो प्लस, ठीक है, नीटा आ गया, परफेक्ट है। इस वाले का करोगे क्या मिलेगा? इस पूरे का अगर आप करोगे तो यह मिलेगा आपको e की पावर आयोटा बीटा जेड प्लस फाइव। जेड के रेस्पेक्ट में करोगे क्या मिलेगा? ये वाली टर्म देगी, क्या देगा? ये देगा आयोटा बीटा। भाई पूरे वाले टर्म का है ना, यही वाला करोगे आप, बिल्कुल परफेक्ट है। देख लो जरा ध्यान से, सही बात है, ओके। अब इसको आपने इक्वल करना है किसके? जीरो की। अब देखो ये आयोटा बीटा है, ये आयोटा बीटा है, ये माइनस है, ये प्लस है, वो उधर चले जाएगा, सही है ना? तो क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव साइन के साथ में, ये तो जीरो हो गया। ये बना e की पावर आयोटा बीटा जेड इक्वल्स टू नीटा e की पावर आयोटा बीटा जेड प्लस फाइव। मतलब आपको ऐसा मिल रहा है कि जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल के बराबर हो जाएगी तो आपका बिहेवियर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करेगा, सही है ना? अब भाई नीटा की तो कोई वैल्यू रहेगी, है ना? अगर मैंने परफेक्ट स्टैंडिंग वेव देखा तो नीटा का मैग्नीट्यूड 1 होता है। एक स्टैंडिंग वेव के लिए नीटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर आपने 1 रखा, भाई नीटा का मैग्नीट्यूड जो होता है आपका, नीटा जो होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, वो आपका कितना डिफाइन होता है? 1 डिफाइन होता है। जब आपका पूरे की पूरी वेव अगर आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है तो आपका नीटा की वैल्यू 1 होती है। अदर केस में कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना? ओके। तो एक जनरलाइज एक्सप्रेशन के लिए मान लो ये तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। अब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब ऊपर वाली टर्म दोनों की कैसी हो? बराबर डिफाइन हो। मतलब ये टर्म आपकी सिर्फ तब बन सकती है, ये पहली वाली टर्म नेगेटिव साइन के साथ में थी, ठीक है ना? ये दोनों टर्म जब बन सकती है जब माइनस ऑफ आयोटा बीटा जेड बराबर हो जाए आयोटा बीटा जेड प्लस 5। देखो आयोटा से आयोटा गया, इस बीटा जेड को मैं इधर ले आया तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बीटा जेड इक्वल्स टू 5, ठीक है? वैसे ऐसी कोई इक्वेशन होती नहीं है समझ रहे हो? मैं सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए मैं आप लोगों से डिफाइन कर रहा हूं, ऐसा समझ लो, सही है ना? अब आप जानते हो कि जब वैल्यू मैक्सिमम डिफाइन होती है तो 5 की वैल्यू एक्चुअल में 5 नहीं होके कितनी होती है? 2m + 5 के टर्म में होती है। तो अगर मैं इसका जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि फॉर मैक्सिमम, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमम, एक याद करने का तरीका मैं आपको डिफाइन करके बता सकता हूं, सही बात है ना? तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 बीटा जेड इक्वल्स टू 5 प्लस मैं इसको लिख सकता हूं 2πm या 2m पाई मैक्सिमम वैल्यू के लिए, सही है ना? बिल्कुल। अगर मैं मिनिमम के लिए लिखूं, अगर मैं मिनिमम के लिए लिखूं तो मैं 5 को रिप्लेस कर सकता हूं किससे? इस 2 टाइम्स ऑफ बीटा जेड
मैं फाइव को रिप्लेस कर सकता हूं 5 प्लस 2m प्लस 1 मल्टीप्लाई विद पाई के बराबर, जहां m की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है? अरे बिल्कुल सही है ना। ओके भाई, ये टर्म तो मैंने निकाली थी, पहले डिफाइन की थी, ये टर्म मैंने डिफाइन की थी कि 5 समथिंग कुछ ऐसा होगा, 5 समथिंग कुछ ऐसा होगा। मैंने आप लोगों को ये टर्म्स जो निकाल के दी थी वो दो टर्म से दिखी थी, या तो 5 की वैल्यू 0 रहे या पाई रहे। लेकिन अगर मैं जनरलाइज एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो कुछ भी हो सकती है भाई, तो इसलिए मैंने 5 लिख दिया। 5 के साथ में मैक्सिमम मिनिमम वाली टर्म साथ में ले ली मैंने, चलेगा? ओके, तो अगर इसके लिए आप z की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या लिख सकते हो? इट्स माइनस ऑफ 1/2 बीटा, इट्स 5 प्लस 2m प्लस 1 एंड इट्स मल्टीप्लाई विद पाई। ओके, इसको यहां से निकालोगे तो आप लिख सकते हो इट्स z फॉर कौन सा? ये मैक्सिमम वैल्यू को दिखा रहे हैं z मैक्स, ये मिनिमम वैल्यू को दिखा रहा है z मिन। इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ 1/2 बीटा, इट्स योर 5 प्लस 2 पाई m। ये आपका एक फॉर्मूले होते हैं इन दोनों के कि z की इस वैल्यू पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम वैल्यू दिखाता है, z की इस वैल्यू पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है। अगर ये फॉर्मूले आप भूल जाओ, इन केस अगर आप भूल जाओ तो आप ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो एक सिंपल टर्म में, ठीक है ना? वैसे जनरलाइज एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अभी आप ये बोलोगे कि सर आपने इस नीटा को कैसे गायब कर दिया, सही बात है ना? तो ये जनरलाइज एक्सप्रेशन का है, नीटा की वैल्यू को मैंने 1 लेके, क्योंकि मुझे मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन करना था, इसलिए मैंने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को 1 लेके मैंने ये आपका डिराइव कर दिया है, दोनों तरफ का बिहेवियर, सही है ना? लेकिन एक्चुअली जनरलाइज एक्सप्रेशन देखा जाए तो ये काफी लंबा चौड़ा होता है, ठीक है ना? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मिनिमम वैल्यू ऐसे होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे होती है। वैसे अगर मैं आपको बात बताऊं तो स्टैंडिंग वेव रेशियो वगैरह आपके इस सेमेस्टर में इंक्लूडेड नहीं है, आपके आगे के सेमेस्टर्स के टॉपिक मेरे पास आ चुके हैं, उनमें आपका ट्रांसमिशन लाइन, स्टैंडिंग वेव रेशियो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा, लंबा चौड़ा डेरिवेशन सब कुछ, ठीक है ना? अभी के लिए ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछते हैं इनके ऊपर, तो मैं सिर्फ उतना लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ, सारे क्वेश्चंस को लगा पाओ, ठीक है ना? तो इनसे आप सारे क्वेश्चंस को लगा पाओगे। परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, और टास्क क्या है उसको समझिए। देखो, ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ गया? इसमें दोनों चीजें हैं क्योंकि मीडियम 1 में है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था कि मान लो 100 इधर से आ रहा है, 70 आगे चला गया, 30 यहां से वापस गया, ठीक है ना? तो इसका 30 इनकम और 30 आउट गोइंग, ये दोनों मिलकर बनाएंगे स्टैंडिंग वेव, और इसमें ट्रांसमिट वेव होगी कितनी? 70 वाली। तो मतलब इस वाली इक्वेशन में दोनों चीजें हैं, इसमें आपका ट्रांसमिट वाला भी है और इसमें आपका स्टैंडिंग वाला भी है। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन निकालनी है कि इसमें इसको इस इक्वेशन को 2 पोर्शन में तोड़ना है, एक पोर्शन को परफेक्ट आपका स्टैंडिंग वेव बनानी है और एक इक्वेशन को परफेक्ट आपका ट्रांसमिशन की इक्वेशन बनानी है। बना पाओगे? मैं बता देता हूं, सुन लो। अगर आप लोगों से पूछ लिया गया, ठीक है ना, डेरिवेशन में, तो आपको पता होना चाहिए। आप देख लो, मैं बता देता हूं, बाकी आपके इतना इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना? मैं हिंट दे देता हूं, जब इतना ही बताया है तो थोड़ा और सही। देखो जरा ध्यान से, क्या कर सकते हो? इसको 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो स्टैंडिंग वेव के बिहेवियर में, है? कैसे तोड़ सकते हो? सर स्टैंडिंग वेव में ना दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर होता है। यहाँ पे ई नोट डैश है, यहाँ पे नीटा साथ में आ गया, ये प्रॉब्लम कर दिया, नीटा ई नोट डैश आ गया यहाँ पे, ये नीटा प्रॉब्लम कर रहा है। क्या करें बताओ, क्या करें? सर कुछ ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ भी कोई नीटा वाली टर्म साथ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। जैसे प्रीवियस वाली इक्वेशन कैसी थी, याद है ना? कि ई नोट डैश था, ठीक है, साथ में ई की पावर आयोटा समथिंग, है ना, माइनस ई की पावर माइनस आयोटा समथिंग, कुछ ऐसी 2 इक्वेशन बन रही थी। प्रॉब्लम था वहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर था, इसलिए आपने कॉमन ले लिया था। या कॉमन नहीं ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक के साथ नीटा है, इसके साथ ये है। अगर ई नोट को कॉमन ले लोगे तो नीटा बच जाएगा, पंगा है। ओके, तो क्या करना चाहिए भाई? प्रॉब्लम तो है, बिल्कुल सही है। क्या करना चाहिए कि दोनों टर्म को एक जैसा बनाना चाहिए। अब समझना कैसे बनाता हूं मैं, देखो E1 भाई, मुझे एक स्टैंडिंग वेव चाहिए और स्टैंडिंग वेव के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर होता है। तो पहले तो मैं मैग्नीट्यूड को बराबर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना? ओके, चलो कोशिश नंबर पहली वाली शुरू वाली हमारी। ओके, यहाँ पे एंगल, पहली बात तो यहाँ एंगल फाई है, जैसे यहाँ पे ई की पावर आयोटा बीटा था, यहाँ भी ई की पावर आयोटा बीटा था, तो दोनों बराबर बराबर थे। याद करो प्रीवियस एग्जांपल जिसमें स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन निकाली थी, याद है ना? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था और ऊपर वाली लिखी हुई टर्म भी बराबर थी, बस एक के साथ पॉजिटिव साइन था, एक के साथ में नेगेटिव साइन था, इतना ही डिफरेंस था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, ये तो सही है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, लेकिन यहाँ साथ में फाई है, यहाँ साथ में कुछ नहीं है, फाई वाली टर्म। ओके, तो पहला काम तो ये करो कि दोनों के साथ फाई फाई को लेके आओ।
कैसे करूं? देखो एक काम करो, ई नोट टेस्ट को तो कॉमन ले लो सब में से, आ जाएगा, ठीक है, ओके। मैंने एक चीज और कॉमन ली, मैंने बोला e की पावर आयोटा 5/2, ये मैंने कॉमन ले लिया। लो जरा ध्यान से, पीछे वाली टर्म में क्या बचेगा? नीटा, ओके। ये हो गया आपका ई नोट डैश, ई नोट डैश तो कॉमन आ गया, ओके। नीटा ई की पावर, अगर आप इसको पूरे को ओपन करो तो ये एक्चुअल में है ई की पावर आयोटा बीटा जेड मल्टीप्लाई विद ई की पावर आयोटा 5। अगर इसको आप दो पार्ट में तोड़ो तो इसको आप लिख सकते हो 5/2 मल्टीप्लाई विद ई की पावर आयोटा 5/2। बताओ लिख सकते हो इसको ऐसा? अब मान लो इसमें से मैंने e की पावर आयोटा 5/2 बाहर कॉमन ले लिया, तो ये बच गया e की पावर आयोटा, सिर्फ ये वाली टर्म बच गई, तो ये बच गया e की पावर आयोटा बीटा जेड प्लस 5/2। इतना ही बचा है, देख लो जरा ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है। अब चलो सर मान लो इसमें से तो ले लिया, आगे वाली टर्म में से ई नोट गया, यहां बच गया सिर्फ ये वाली टर्म e की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा जेड, लेकिन इसमें से आपने ये वाली टर्म कॉमन ले ली, अब ये तो यहां थी ही नहीं, तो क्या करूं मैंने क्या किया, e की पावर माइनस आयोटा बीटा जेड में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर आयोटा 5/2 और मैंने डिवाइड कर दिया e की पावर आयोटा 5/2। अब तो सही है, अब मैंने ये कॉमन ले लिया, ऊपर वाली टर्म तो कॉमन में गई, बची नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस बन जाएगी, ये बनेगा e की पावर माइनस आयोटा बीटा जेड मल्टीप्लाई विद e की पावर माइनस आयोटा 5/2, यही बनेगी। एक साथ लिखो तो क्या लिख सकता हूं, e की पावर माइनस इट्स बीटा जेड प्लस 5/2 लिख सकता हूं ऐसा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं e की पावर माइनस ऑफ आयोटा इट्स बीटा जेड प्लस 5/2। अब देखो जरा ध्यान से, e की पावर माइनस समथिंग e की पावर प्लस समथिंग, ये दोनों तो बराबर बराबर हो गए, तो स्टैंडिंग वेव की तरफ मैंने एक कदम तो उठा लिया है और उसको मैंने कंप्लीट भी कर लिया है। अब दूसरा कदम, स्टैंडिंग वेव के लिए मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, यहां मैग्नीट्यूड 1 है, यहां पे नीटा है, अलग अलग है, क्या करूं हैं? एक काम करो, यहां भी नीटा ले आओ। कैसे लाओगे सर? अगर मुझे यहां पे नीटा लाना पड़ेगा तो ये तो प्रॉब्लम होगी, एक काम करो, ये पूरी की पूरी इक्वेशन तो आपके पास है, बिल्कुल है, तो इसमें एक काम करो, आप काम ये करो कि इस इक्वेशन के साथ में दो टर्म्स को और साथ में लिखो। कौन कौन से टर्म को? देखो भाई, मान लो आपके पास में x नहीं है, तो अगर आप लोगों ने प्लस x और माइनस x किया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, x से x कट जाता है, जानते हो अच्छे से, बिल्कुल सही है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने बोला कि यार मैं इसमें एक गेम खेलता हूँ, और गेम में ऐसे खेलता हूँ कि ई नोट डैश ई की पावर आयोटा 5/2, ये तो चलो मेरे साथ आई सही। मैंने दो टर्म को लिखा, पहली टर्म को मैंने लिखा कि इट्स नीटा ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा इट्स बीटा जेड, ठीक है ना, प्लस 5/2, ये है। अब ये टर्म तो आपके पास है पूरी की पूरी, सही, ये तो ऑलरेडी है, ये तो पहले से है ना भाई, ये की ये है, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने दो टर्म को और लिखा, मैंने लिखा प्लस, मैंने लिखा नीटा माइनस नीटा, इसको इसमें माइनस करूंगा, 0 मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब इस टर्म को मैंने वापस लिख दिया, e की पावर माइनस ऑफ आयोटा इट्स बीटा जेड प्लस 5/2, और ये हो गया प्लस, ये हो गया नीटा, और पीछे वाली टर्म तो है ही सही, आयोटा इट्स बीटा जेड प्लस 5/2, सही है ना, ओके। अब मुझे चाहिए नीटा के साथ में ऊपर वाली टर्म, बिल्कुल परफेक्ट है, नीटा के साथ में ये टर्म चाहिए मुझे, ओके, बिल्कुल सही है। आप प्लस वाली रख सकते हो, माइनस वाली रख सकते हो, कोई सी भी रखो, बस नीटा साथ में चाहिए, बस सही बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो इस वाली ये वाली टर्म तो वैसे ही होगी बकवास, कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो आगे, इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको तो बाहर ले लो, अलग से ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो जो आपने 5/2 बनाया था वो वापस से वही काम में बन गया, सही बात है ना। ये माइनस का 5/2 प्लस का 5/2, तो एक टर्म तो ये बाहर निकल गया आपकी, ई नोट डैश ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा जेड, ये बाहर निकल गया आपका, ठीक है ना, ये वाली टर्म को आप बाहर ले आए। बाकी प्लस ई नोट डैश ई की पावर आयोटा 5/2, और बची हुई टर्म्स ये सारी की सारी अंदर रहेगी। देखो नीटा मल्टीप्लाई होगी ये टर्म बनेगी, माइनस नीटा मल्टीप्लाई होगी ये वाली टर्म बनेगी, ठीक है ना। एक टर्म को मैंने अंदर रख लिया, मान लो नीटा वाली टर्म को अंदर रख लिया, ये माइनस वाली को आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा माइनस, ये आ जाएगा नीटा, और ये आ गया ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जेड प्लस 5/2, इस एक टर्म को आपने बाहर निकाल लिया।
अब आपने एक टर्म को अंदर छोड़ दिया, कौन सी वाली को, मान लो इस वाली टर्म को हमने अंदर छोड़ दिया, ठीक है ना, इस वाली टर्म को अंदर छोड़ा, ये क्या बना, ये बना नीटा ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा जेड प्लस 5/2 प्लस ये हो गया नीटा ई की पावर आयोटा बीटा जेड प्लस 5/2। यहां तक समझने में कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? इसको दो पोर्शन में तोड़ा, इस इक्वेशन को भी मैं बाहर लाके मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस ऑफ दिस इक्वेशन को भी मैं बाहर लाके मल्टीप्लाई कर लिया, इसको बाहर लाके मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म बनी, माइनस ऑफ दिस को बाहर लाके मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म बनी, ठीक है ना। 1 सेकेंड, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो आप, ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, ओके, और इस वाली को माइनस ऑफ इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना माइनस ऑफ नीटा ई नोड ई की पावर आयोटा 5/2 माइनस बीटा जेड आयोटा 5/2, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा जेड, है ना, और ये तो फिर आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस ई नोट डेस ई की पावर आयोटा 5/2, और ये वाली पूरी टर्म अंदर की तरफ है, ऐसे कैसे। कोई कंफ्यूजन हो यहां तक तो अच्छे से देख लो बेटा, मेरा मकसद आप लोग समझ चुके होंगे, मेरा मकसद इन दोनों टर्म्स को बराबर करना था, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, और दोनों के मैग्नीट्यूड मुझे इक्वल करने थे, वही मैंने किया है बस। उसके करने के लिए ही मैंने पूरी की पूरी मेहनत लगाई है। अब ये वाली इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की है, बिल्कुल है, डायरेक्शन अलग अलग है, देखो एक में प्लस जेड है एक में माइनस जेड है, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब ये स्टैंडिंग वेव है, तो बची हुई जो वेव होगी ना वो ऑटोमेटिकली ट्रेवलिंग वेव को दिखाएगी, सही है ना। अब बची हुई वेव देखो ये आगे वाली है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें पूरी में कॉमन आ रहा है ई नोट डैश ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा जेड और 1 माइनस नीटा। क्या ये वेव ट्रेवलिंग वेव की है क्या? पहले तो आप ये डिफाइन करो, क्या ये वेव ट्रेवलिंग वेव की है? मैं तो बोल रहा हूं कि है, क्योंकि पीछे की वेव स्टैंडिंग वेव की बची है, तो ये ट्रेवलिंग की होनी चाहिए। क्या ये है क्या? अरे बिल्कुल है बेटा। आप जरा नोटिस करो, ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन क्या होती थी सर, ई ऑफ टी डिवाइड बाई ई ऑफ आई जो होता है वो होता है हमारा टो, और टो होता है हमारा 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, यही होता है ना, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता था, सही है, ओके। तो आप एक काम करो, इसमें फिर प्लस वाले को बाहर लो, आप माइनस वाले को अंदर छोड़ दो, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाले को बाहर ले लो आप। अब सही है, अब देखो ई ऑफ टी अपॉन ई ऑफ आई टो इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस ये होता है, तो ई ऑफ टी करोगे अगर आप तो आपको मिलेगा 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और साथ में आ जाएगा ई ऑफ आई, आएगा। क्या ये ट्रांसमिट को दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है। अब देखो 1 प्लस टो, क्या ये पूरी इक्वेशन आपकी इंसिडेंट वेव की थी कि नहीं थी? देख लो यही तो थी, ई नॉट डेस ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा जेड प्लस जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपका ट्रांसमिट वेव, ट्रांसमिटेड वेव दिखाया। तो बची हुई वेव अपने आप कौन सी होगी? स्टैंडिंग वेव। तो ये पूरी की पूरी वेव आपको किसको दिखा दिया? स्टैंडिंग वेव को दिखा दिया। देखो यहाँ पे नीटा कॉमन आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा नीटा, ये हो गया ई नोट डेस, इसको ओपन करोगे ये बनेगा ई की पावर आयोटा 5/2, बिल्कुल सही है। ये देखो ई की पावर सम माइनस ई की पावर फिर से सम, तो ये पहले वाली इक्वेशन बन गई, वापस से वही बन जाएगा 2 आयोटा साइन फाई साइन ओमेगा टी। अरे बनेगा नहीं बनेगा बेटा? अब तो बोलो यार, बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल। तो अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या बना था प्रीवियस इक्वेशन में? प्रीवियस इक्वेशन में बना था हमारा 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा साइन ऑफ बीटा जेड प्लस 5/2, ठीक है ना, ओके, एंड मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये यहां से आयोटा गायब हो गया था। देखना जरा, ऐसी इक्वेशन थी या नहीं थी? बिल्कुल। आप इसको भी ओपन कर सकते हो, आप इसको ओपन करके लिख सकते हो कोस और साइन के टर्म में। तो इसको ओपन करोगे तो कोस वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ नीटा, ये बन जाएगा ई जीरो डेस। इसको पूरे को ओपन किया आपने, तो आप इसको ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है ना, ये ऐसी वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन आपकी किसको दिखा रही है? ये इक्वेशन दिखा रही है आपकी स्टैंडिंग वेव को, ठीक है। अगर आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये वेव स्टैंडिंग वेव की होती है, ये आपकी ट्रांसमिट वेव की होती है। मतलब मीडियम वन में दोनों तरह की वेव पाई जाती है, स्टैंडिंग वेव और ट्रांसमिट वेव। और स्टैंडिंग वेव का बिहेवियर ये होता है कि वहाँ पे पाई जाने वाली रिफ्लेक्शन और इसका कोफिशिएंट दोनों के कांस्टेंट कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। फेज दोनों के एक जैसे हैं, डायरेक्शन दोनों की कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट है।
क्लियर है कहानी पूरी? सही बात है। तो ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप कर लेना, ठीक है ना। आप इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो नीचे, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हूं। कई बच्चे अगर यहाँ आके कंफ्यूज हो जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये आपका काम है। इसको टू आयोटा साइन ऑफ बीटा ये लिख के इसको e की पावर ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना, ओमेगा टी के साथ में 5/2 और आ जाएगा, सही है ना। हाँ, कई बच्चे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं पूरा ही कर देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये हो गया नीटा, ये हो गया ई नोट डेस, इसको पूरे को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर आयोटा ओमेगा टी से, तो ये एक टर्म बन चुकी है, नई वाली टर्म, ये एक टर्म बन चुकी है। तो अंदर वाली टर्म बन चुकी है 2 आयोटा साइन ऑफ बीटा जेड प्लस 5/2, और ये वाली टर्म बन चुकी है e की पावर आयोटा, ये हो गया 5/2 प्लस ओमेगा टी। इसको ओपन करोगे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बनेगा, आयोटा इंटू आयोटा -1 बन जाएगा, सही है। तो ये टर्म आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ नीटा, ये हो जाएगा ई नोट डेज 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बीटा जेड प्लस 5/2 मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है ना। अब ये आपकी फाइनल टर्म हो गई है। अब क्लियर है? हाँ, कंफ्यूज मत हो जाएगा। मैं किसी चीज को बीच में छोड़ दूं तो इसका मतलब उतना सा तो आप कर सकते हो यार, अब बीटेक के स्टूडेंट हो, सही बात है। तो ये सब छोटी मोटी कैलकुलेशन आपके लिए नॉर्मल होती है। कॉन्सेप्ट को समझो कि ये मैंने किया तो उसको करने में मेरा कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट दो चीजें थी, मैग्नीट्यूड बराबर करो, ऊपर की चीजों को टर्म को इक्वलाइज करो, एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज एक इंसिडेंट को दिखा रहा है एक रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है, बराबर करो तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ जाएगी। जो बचा हुआ होगा वो ट्रांसमिट बन जाएगा, ट्रांसमिट नहीं बना तो चेक करके देख लो, 1 प्लस आएगा 1 माइनस आएगा, चेक कर लिया, पता लग गया, आंसर आ गया, खत्म बात, सही बात है। तो ये होते हैं आपके आंसर्स, ये होते हैं आपके क्वेश्चंस करने के तरीके। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चंस होंगे आपके, धमाकेदार सेशन, क्वेश्चंस आपके करने हैं प्रीवियस ईयर के, आप लोगों के जो एग्जाम में आप पूछे गए क्वेश्चन है वो करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मिलता हूँ अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।